ओके एवरीवन, अब यहाँ देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का मोस्ट ऑफ द चांस रहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही क्वेश्चन आ जाता है। रिएक्शन से ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट का चीज़ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने का मतलब 70% आप डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन पकड़ने के लिए कैपेबल हैं। तो सबसे पहले इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से कवर करेंगे। क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एंट्रेंस एग्जाम में 95% चांस है क्वेश्चन बन सकता है, एक या दो क्वेश्चन। नीट में और भी ज़्यादा चांस है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा पूछता है। आप लोग का 50 क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बनता है, और बोर्ड में भाई पक्का आएगा ही आएगा, लिख के रख लीजिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर भी आएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। और इसमें बहुत सारी बातें आप पहले से जानते हैं। हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री तो जानते हैं ना, या पैरा मैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग होता था बोर मैग्नेटोन। तो सब जहाँ भी रिक्वायरमेंट रहेगा आप काम कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एक और नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या समटाइम्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। और एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो जनरली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि इसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में कोई एक मान लेते हैं K4FeCN6, इसका नाम हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? और इसमें कोई एक सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम होता है। और इस सपोज कीजिए कि यहाँ पे आयरन मेरा सेंट्रल एटम है, और इसके साथ जो भी अटैच रहता है उसका नाम रहता है लिगेंड। क्या नाम रहता है? और ये जो लिगेंड है वो इस सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहता है। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वी नो दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज व्हाट? तो अगर इस सॉल्ट को, तो सॉल्ट जैसे ही बोलते हैं भाई, तो सॉल्ट का मतलब दो पार्ट, कैटायन और अनायन, करेक्ट। तो जैसे इसको डिजॉल्व करते हैं तो इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो एक बात में शायद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया था, राइट। तो जब इसको डिजॉल्व कीजिएगा तो ऐसा नहीं करना है कि पोटेशियम, आयरन और साइनाइड आयन, ऐसे ब्रेक नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, दिस होल बिहेव एज ए सिंगल एंटिटी। होल बिहेव एज ए व्हाट? इसका तो जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जब आयनाइज भी करेगा तो पोटेशियम में, राइट, तो
तो 4 पोटेशियम नजर आएगा, इसको बोलते हैं बाहर में जो रहता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेबल स्फीयर। क्या बोलेंगे? मतलब इसको जस्ट बाय काउंट, इसको इसके आयंस को हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट इस पूरा का पूरा क्या रहेगा? एक सिंगल पार्टिकल रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो इसमें साइनाइड और आयरन अपना आइडेंटिटी लॉस कर चुका है। ये नहीं कि यहाँ पे Fe2+ या Fe3+ अपना कैरेक्टर शो करेगा। ये पूरा एज ए होल क्या है? सिंगल एंटिटी। तो एनालाइज करेगा तो किस तरीके से नजर आएगा? FeCN6 और इसके पावर कितना? -4। करेक्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि पूरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर हम लोग ब्रेक करें, और सॉल्ट बोल रहे हैं तो मतलब कटायन अनायन रहेगा, सम टाइम्स सॉल्ट नहीं भी रहेगा भाई, सम टाइम्स अनायन और कटायन नहीं हो सकता है। हो सकता है सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रहे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज 0 रहे, राइट। बट अगर सॉल्ट है तो कटायन और अनायन रहेगा। और ये भी मैं डिक्लेयर अभी नहीं कर रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट रहेगा वो कटायन रहेगा या अनायन रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिचुएशन। करेक्ट। तो लिखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स और मेटल कॉम्प्लेक्स A complex or a metal complex is defined as a species, is defined as ये लिख लीजिएगा, in which metal atom or ion, in which metal atom or ion is bonded by donating some electron pair, is bonded by donating some electron pair via coordinate bond, donated by some electron pair via coordinate bond, and these ions are found to retain their identity, and these ions are found to retain their identity in aqueous solution. इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको वाटर में डिजॉल्व किए फिर भी यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। ये अपना जो यहाँ पे जो इसका क्वालिटी है वो ऐसा नहीं कि बिखर जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये वाटर में आयनाइज नहीं करेगा, अपना आइडेंटिटी को रिटेन करके रखेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल आयन का खुद का जो पहचान है, इसके अंदर जो भी रहेगा, इसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट रहेगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो भी चीज़ रहेगा वो अपना खुद का आइडेंटिटी लॉस करके रखेगा, क्योंकि एक अलग चीज़ बना हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर आयरन का Fe2+ का कैरेक्टर नहीं मिलेगा, ये एज ए होल एक अलग चीज़ है, और जो वाटर में अपना आइडेंटिटी को रिटेन करके रखेगा, बचा के रखेगा। तो यहाँ पे आयरन का आइडेंटिटी है, साइनाइड का है, या कुछ अलग बना हुआ है? अलग बना हुआ है, कॉमा उसमें कंटिन्यू कीजिए। Hence the original constituent ions lose their identity आयंस, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जिससे ये बना हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, लूज दियर आइडेंटिटी एंड फॉर्म ए न्यू ग्रुप
विच एक्ट्स एज ए सिंगल यूनिट इन एक्वा सॉल्यूशन, फॉर्म ए न्यू ग्रुप विच एक्ट्स एज ए सिंगल यूनिट इन एक्वा सॉल्यूशन। एक मिनट, सिंगल यूनिट इन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में जस्ट बिहेव लाइक ए वन पार्टिकल, जस्ट बिहेव लाइक व्हाट। तो भाई इसका अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन में अगर वांडर फैक्टर निकालना रहेगा तो क्या रहेगा वांडर फैक्टर। अगर 100% आयनाइजेशन मानते हैं, फार्मूला भूल गए आप लोग, डिसोसिएशन के लिए क्या था, 1 माइनस अल्फा, यही था ना। और x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा 5। इस पूरे को क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना कि अच्छा 4a हो गया, 6 हो गया, 1a हो गया 7, तो 6 a और 1 7 11 तो नहीं मान सोच रहे हैं। 11 यहाँ पर रहेगा या 5 रहेगा, x प्लस वाई का वैल्यू 5 रहेगा। दिस वन होल बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, दिस वन होल बिहेव एज ए, उसी को मैं लैंग्वेज दिया हूँ, करेक्ट। तो जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट, कौन सा पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, जिसमें किसी सेंट्रल एटम से बाकी जो लिगेंड है, लिगेंड मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल एटम रहेगा जिसमें सराउंडिंग एटम उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखेगा, करेक्ट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या, स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और ज्योमेट्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। उसी को तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करते हैं, राइट। एक और पॉइंट लिखिए, इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जब सॉल्ट बोल रहे हैं मतलब कटायन अनायन दोनों चल रहा है, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कटायनिक पार्ट आर कॉम्प्लेक्स and anionic part are simple, or cationic part are complex and anionic part simple, or हाँ मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में स्टूडेंट कटायन सिंपल हो सकता है, मतलब जस्ट लाइक दिस। और अनायन क्या हो सकता है, सब पे एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे, डोंट वरी। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, कटायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब उसके अंदर एक सेंट्रल एटम रहेगा और बाकी सराउंडिंग एटम उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट। और अनायन क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है। और क्या हो सकता है, बोथ कटायन एंड अनायन आर कॉम्प्लेक्स, ये तीन ही सिचुएशन हो सकता है ना, लिख लीजिए। म्यूट कर लीजिए स्टूडेंट जिनका आवाज़ आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का हम लोग कितना कैटेगरी, कटायन सिंपल, अनायन कॉम्प्लेक्स, कटायन कॉम्प्लेक्स, अनायन सिंपल, या बोथ आर कॉम्प्लेक्स। बोथ आर कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि दोनों कटायन और अनायन में दोनों में एक सेंट्रल एटम रहेगा, उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड सराउंडिंग एटम बना के रखेगा। अभी इतना जानिए, ठीक है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसमें घबराने की बात नहीं है, इंट्रोडक्शन क्लास ही है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हालांकि इस टाइप से अभी क्वेश्चन नहीं आता है, बट समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना हुआ है जो पोटेशियम, आयरन और साइनाइड आयन से बना हुआ है,
और उसका फार्मूला 4:1:6 है। क्या है? 4:1:6। ये 4:1:6 क्या बता रहा है? और ये नाम लिखा रहेगा कि पोटेशियम, आयरन और साइनाइड का है। मतलब ये 4 इसको इंडिकेट कर रहे हैं, करेक्ट, 1 इसको इंडिकेट कर रहे हैं और 6 इसको। वैसे ही ये इंडिकेशन है, ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है K3FeCN6। इसको कैसे लिखा रहेगा? 3:1:6, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन का एक तरीका ये भी है, ठीक है। एक में टर्मोलॉजी है रिप्रेजेंट करने का। अब लिखिए डिफरेंट टर्म यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डिफरेंट टर्म यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, मतलब इसमें कौन कौन सा टर्म जनरली हम लोग जानेंगे। डिफरेंट टर्म यूज्ड इन, इंट्रोडक्शन के अंदर ही है। देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक और नाम क्या रहेगा? बचा भी जस्ट बताए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए इसको मैं लैंग्वेज दूंगा K4FeCN6। इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं। तो इसमें ये जो पार्ट है उस पार्ट का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसके अंदर जो रहता है वो वाटर में, क्या यहाँ पे आयरन और साइनाइड है, आफ्टर डिजोल्विंग वाटर क्या ये स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है? तो इसको आयोनाइजेबल बोलेंगे या नॉन आयोनाइजेबल? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का दूसरा नाम क्या रहेगा? और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो रहेगा वो क्या है? वो तो यहाँ पे K4 में तो 4 पोटेशियम, वाटर में डिजोल्व करने के बाद चारों पोटेशियम अलग अलग हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं लिखता हूँ 4K+। क्या लिखते हैं? 4+। इसका मतलब इसके बाहर का जो है वो जस्ट बाय काउंटिंग हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेबल स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे? नॉन आयोनाइज, ठीक है ना। जिसका आयंस ब्रेक कर सकता है K4, क्या वाटर में जाने के बाद K4 के फॉर्म में रहेगा या K+K+K+ एंड K+ में ब्रेक हो जाएगा? दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेबल स्फीयर। एक लिखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए। A coordination sphere contain a central atom or ion. A coordination sphere contain a central atom or ion, usually of a metal. जनरली इसमें मेटल रहता है लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज मेटल रहेगा। यूजुअली ऑफ ए मेटल to which are attached a fixed number of other atom or group, to which are attached a fixed, वेरिएबल नहीं बोल रहा हूं, a fixed number of atom or groups which is called a ligand, comma, it may be neutral or charged. It may be neutral or charged. ये मैंने किसके लिए बोला? इट में भी न्यूट्रल और चार्ज? लिखने के लिए नहीं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए है। बात कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो रहा है। फुल स्टॉप दे दिए ना, फुल स्टॉप फिर से शुरू कर रहे हैं। मतलब इट में भी बहुत न्यूट्रल, और इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए,
इज इट कंपल्सरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ऑलवेज सॉल्ट बना के दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अनायन है, राइट। बट ये सिंपल अनायन है या कॉम्प्लेक्स अनायन है? कॉम्प्लेक्स अनायन है, राइट। बात बताएं क्यों कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? निगेटिवली चार्ज है, NiCO4 निकेल कार्बोनाइल। क्या है? ये क्या है? न्यूट्रल है या चार्ज है? न्यूट्रल है, राइट। या बहुत सारा ऐसा रहेगा जिसमें एक ले ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है अभी। तो ए क्या है? निगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, निगेटिवली चार्ज है, ए पॉजिटिव चार्ज है, एटसेट्रा। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो सकता है? निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब लिखिए सेंट्रल एटम। इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर the atom to which are bound a fixed number of ligands, the atom to which are bound a fixed number of ligands in a definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion. Is called the central atom or ion. यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब सेंट्रल एटम किसे बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वैसा कोई एटम और आयन, एग्जाम्पल के तौर पे FeCN6 4-, राइट। इसमें वैसा एटम ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डैम से आपको ये भी पता चलना स्टार्ट होगा कि लिगेंड क्या होता है, राइट। तो सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम है जिससे क्या अटैच रहेगा? उसके चारों तरफ लिगेंड अटैच रहेगा, और रैंडम अटैच रहेगा या इन अ डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में रहेगा? तो सर इस डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में क्यों रहेगा? तो पहले ही पढ़ाया एक मिनट, केमिकल बॉन्डिंग में भाई पहले ही पढ़ा चुका हाइड्रोजन में कि फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन शेप वेरिएबल हो सकता है बट ज्योमेट्री फिक्स होता है, राइट। इसका मतलब है कल के डेट में अगर मैंने बोल दिया कि इसका ज्योमेट्री sp3d2 है या d2sp3 है, और मैं बोल दिया कि sp3d2 का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ये जो 6 का 6 किस अरेंजमेंट में रहेगा? ऑक्टाहेड्रली अरेंज रहेगा। इसलिए सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वैसा एक एटम रहता है जिससे चारों तरफ एक एज रैंडम या डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में क्या अटैच रहता है? लिगेंड। लिगेंड क्या है वो अभी जस्ट देखेंगे, बट जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो एटम है वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में जो अटैच रहेगा उसी को हम लोग सेंट्रल एटम बोलेंगे। और इस एटम से जो इसके चारों तरफ जो अरेंज रहेगा वो कुछ और रहेगा, ये क्या रहेगा? सेंट्रल एटम, करेक्ट। और उसके चारों तरफ जो रहेगा उसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे, करेक्ट है ना। तो सेंट्रल एटम में कोई कंफ्यूजन? अभी इस बात से ऊपर उठ जाए कि हाँ हाउ कैन वी फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, वो हम लोग पता चल जाएगा। इतना प्रैक्टिस करेंगे कि सेंट्रल के लिए आप यूज टू हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट,
रिडॉक्स का, क्या इसका आप ऑक्सीजन नंबर निकाल पाएंगे? हाँ या ना? तो सर ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, इसका ऑक्सीजन नंबर क्या है, तो एक्स मान लेंगे और सी और एन का अलग निकालेंगे या सी एन का कंबाइन ले लेंगे? सी एन का कंबाइन, करेक्ट। जैसे किसी एक एटम का कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन नंबर लेते हैं, वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए ग्रुप एटम का भी मान लेते हैं कुछ। तो साइनाइड का ऑक्सीजन नंबर कितना मान लेंगे? -1। तो भाई एक्स प्लस बोलिए -1 इंटू 6 इक्वल टू वाट? -4। देन एक्स इक्वल टू वाट? +2। तो क्या इसका ऑक्सीजन नंबर आज के डेट में निकालना बहुत डिफिकल्ट बात है? +2 है। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन नंबर बता पाएंगे कितना होगा प्लेटिनम का? +1 होगा या +4 होगा? कितना होगा? +4। इसका बताइए तो भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड का 0, तो निकल क्या रहेगा? 0 रहेगा। भाई इसका कितना रहेगा? ओह सॉरी, अमोनिया है +2। मतलब क्या ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आप लोग को ट्रस्ट कर सकते हैं निकल जाएगा पक्का? या देखेंगे? लेट्स से नहीं, रिडॉक्स पढ़ा दिया आपको, एक कोशिश करना है। अब बोलिए कि निकलेगा सर, निकालना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। लिखिए लिगेंड, जब तक नहीं रिडॉक्स पढ़ाते तब तक बोल सकते थे, राइट? लिगेंड बोलिए लिगेंड क्या होगा? एक मिनट, लिगेंड एक ऐसा एटम और आयन रहेगा जो सेंट्रल एटम और आयन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। बट उस सिग्मा बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एटम और आयन जो से अटैच रहेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या नाम बोल रहे हैं? लिखिए एक बार, लिगेंड नहीं, लिगेंड। द लिगेंड्स आर द आयंस और मॉलिक्यूल्स, the ligands are the ions or molecules bound with central atom through coordinate bond. Through which bond? Coordinate bond. अब एक मिनट रुकिए, यहां देखिए भाई, अगर ये लिगेंड है, करेक्ट। लुईस एसिड किसे बोलते हैं? लुईस बेस किसे बोलते हैं? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं लुईस बेस। अच्छा, आप लोग को 12th क्लास के बच्चे, आप लोग को क्या ऐसा कोई चैप्टर पढ़ाए हैं एसिड बेस सॉल्ट जैसा? नहीं पढ़ाया ना? नहीं वो नहीं पढ़ा, वो आयनिक पढ़ाए थे, लेकिन ऐसा कोई चैप्टर जनरल नहीं पढ़ाए थे। मैं दो क्लास लूँगा इस पर, 2.5 क्लास लूँगा कंबाइंड, जिसमें एसिड बेस सॉल्ट, उसमें आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन लॉरी का, लुईस का, और उसके बाद सॉल्ट का कितना कैटेगरी होता है, उससे एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। कंबाइंड ले लेंगे क्लास, ठीक है। सॉल्ट में भी ये जानते हैं ना, नॉर्मल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, मिक्स सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। तो हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ रहे हैं। डबल सॉल्ट नाम सुने हैं? मिक्स सॉल्ट, तो ऐसे क्वेश्चन में आया हुआ है। या एसिडिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो ऐसे थोड़ा एक बार देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 आवर में हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ देखिएगा कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लिगेंड दे रहा है और सेंट्रल मेटल, तो दिस वन बिहेव एज व्हाट? लुईस बेस, एंड दिस वन बिहेव एज लुईस एसिड। ऐसे दिखा दीजिए। अब यहाँ देखिएगा, क्या बोले? एम स्टैंड फॉर, यहाँ देखिए
लिगेंड क्या करता है, फिर से लिख लीजिएगा, लिगेंड डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल, राइट। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, बोलिए, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में। देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन व्हाट, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। बट सेंट्रल मेटल और मेटल में विच वन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा सेंट्रल एटम, करेक्ट। तो यहां पे ये इंडिकेट करेगा सेंट्रल एटम का, ये मेटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन अगर एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट से देखें तो ये हो गया लुईस बेस और ये क्या हो गया, लुईस एसिड, करेक्ट है ना। चलिए अब यहां देखिएगा, जनरल जो हम लोग काम करते हैं एसिड और बेस में, तो ये सॉल्ट जो बनता है उसमें एक कटायन रहता है, एक अनायन रहता है, करेक्ट। बट यहाँ पे लिगेंड, तो लिगेंड का डिफिनेशन अलग अलग कैटेगरी से किया गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन दो तरीके से करेंगे। एक तो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इसका मतलब लिगेंड कैन बी न्यूट्रल, लिगेंड कैन बी निगेटिवली चार्ज, और लिगेंड ऑल्सो कैन बी व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज। मुझे उससे मतलब नहीं है कि वो न्यूट्रल है, निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, अगर निगेटिवली चार्ज रहेगा तो उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। बट सो मेनी टाइम्स लिगेंड कैन बी पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल NO प्लस नाइट्रोसोनियम, क्या बोलेंगे, नाइट्रो, हालांकि उसका मॉडिफाइड नाम नाइट्रोसिलियम भी होता है, बट नाइट्रोसोनियम। तो NO प्लस भी लिगेंड है, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल को, करेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में कहीं पे हमें लिया होगा, राइट। उसने बताया था ना कि Fe का होना चाहिए +2, बट ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मैं नाइट्रेट पढ़ाने के टाइम पे नाम लिया होगा, राइट। तो लिगेंड का एक तो तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी। तो हम लोग 1 बाय 1 कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड समझ में आ गया कि लिगेंड क्या होता है, क्या होता है भाई, सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो एटम और सेंट्रल क्लास आते रहे, सुनते रहिए, सेंट्रल क्लास आते कि नहीं ऑफलाइन, अच्छा अभी ठीक है। चलिए, हेल्थ अगर ख़राब है तब तो घर पे ही रहिए। तो सेंट्रल एटम से जो अटैच रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड। और लिगेंड क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन ऑलवेज किधर रहेगा, लिगेंड से सेंट्रल। और लिगेंड ऐसे रैंडमली अरेंज रहेगा, एक फिक्स ज्योमेट्री में रहेगा, एक फिक्स ज्योमेट्री में रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। लिखिए निगेटिव लिगेंड। इसमें कुछ लैंग्वेज नहीं बनाएंगे भाई। निगेटिव लिगेंड का मतलब क्या, एटम और ग्रुप पे निगेटिव चार्ज रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे Cn- F-, या जनरलाइज कर दीजिए तो X- के अंदर सब आ गया, F-, Cl-, Br-, I-, राइट। उसके बाद NO2-, SO4-2-, H2O3-2-, एटसेट्रा। पॉजिटिव लिगेंड। यहाँ देखिए स्टूडेंट, NO+, इसका क्या नाम होगा बाद में लिख लेंगे, ठीक है। NO+, NH2, NH3+, ऐसे इसका नाम बोलिएगा क्या। NH2 का नाम क्या था, हाइड्रोजन, तो N2H2 था, राइट। N2H2 इज डाईआमाइड,
NH2 NH2 हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन से हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीन से क्या, हाइड्राजीनियम। NO2 प्लस, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है, नाइट्रोजन बेंजीन में नाइट्रोनियम। लेकिन अगर इन सब को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट चार्ज कर रहे हैं ना, तो अगर इन सब को लिगेंड बोल रहे हैं, इसका मतलब सबके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किसको देने के लिए, सेंट्रल मेटल को देने के लिए, न्यूट्रल लिगेंड। बोलिए पिरिडिन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, जो बिल्कुल लोकलाइज्ड है। पिरिडिन में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ओरिजिनल से जाता है क्या, तो पिरिडिन भी को भी काउंट करेंगे। यस, EN बाद में बताएंगे EN क्या है। चलिए, तो एक तो टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो लिगेंड कैन बी निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। अब लिखिए सेकेंड क्लासिफिकेशन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, NO2 प्लस, हाँ NO2 प्लस भी होता है स्टूडेंट, और NO2 माइनस भी होता है। NO2 माइनस का मतलब नाइट्राइट आयन, देख रहे हैं, नाइट्राइट बोल सकता है ना, सोडियम नाइट्रेट भी होता है, सोडियम नाइट्राइट भी होता है। और NO2 प्लस तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना बार देखे हैं, तो NO2 माइनस भी हो सकता है, NO2 प्लस भी हो सकता है। ये क्या है, नाइट्राइट, क्या है, ऐसे इसका नाम है नाइट्राइट, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलिए श्रावणी भैया। मैं देखता हूँ कि आपको याद है या नहीं है। आप लोग नहीं पढ़ाए हैं मतलब, लेकिन जिनको एक बार पढ़ाए हुए हैं, चिन्मय मजुमदार, बोलिए इसका लिगेंड क्या नाम है, ई को ओ में कन्वर्ट करता है नाइट्राइटो, ई रिप्लेस्ड बाय ओ, तो नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो। भूल गए, इतना आसान है लिगेंड का नाम याद रखना, खास करके निगेटिव लिगेंड का। एक लाइन में सबका नाम याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या है, सल्फेट, ऐसे जानते हैं सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा, मैं लिखवा दूंगा, सल्फेट से सल्फेटो, ई को हटाकर ओ। इसका नाम फ्लोरिडो नहीं, फ्लोराइडो। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्या कुछ तो बोल रहे हैं। नहीं, आज का सीट तो आज का सीट कहाँ से लिखना रहेगा मैं दूंगा। आज का जो सीट मैं शेयर किया हूँ वो आज से क्लास में जाने के बाद घर पे आप लिख लीजिएगा, और उसी के बेसिस से पूरा क्लास रहेगा, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स रहेगा भाई इस पर। आज का सीट जो लिख लेगा घर पे जाकर, वो नीट में 4 मार्क्स, अब बोर्ड में भी 2 या 3 मार्क्स। मतलब डिपेंड करेगा कि आप कितना कौन बढ़िया राइटिंग में लिखते हैं, क्योंकि जितना बढ़िया राइटिंग में लिखिएगा उतना कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा और चीज़ आपको याद रहेगा। चलिए, तो पहले है डेंटिसिटी। कुछ लोग इतना जल्दीबाजी में रहते हैं कि खुद का लिखा हुआ उनको पता नहीं चलता है, राइटिंग इतना गड़बड़ रहता है ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, खुद का लिखा हुआ पता नहीं चलता रहता है। यहां देखिए भाई, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, कोई अगर एक लिगेंड है और जिसके पास एक ही ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी है, तो एक कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस सेंट्रल मेटल से बना सकता है, 1। तो इसको बोलेंगे मोनोडेंटेट, मतलब एक ही तरफ से मेटल को पकड़ पा रहा है, राइट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मोनोडेंटेट, करेक्ट। और मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा लिगेंड है
सबका एक मैं एग्जाम्पल दूंगा। जिसके पास दो ऐसा आइटम है जिसके पास मतलब ये दोनों ये मेरा कोई लिगेंड है, राइट, और इसके पास दो लोन पेयर है, इस L1 नाम दे दीजिए, L2 नाम दे दीजिए, राइट। अब पूरा एक मेरा लिगेंड है और ये इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, करेक्ट। तो कितना लोन पेयर हो गया, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? लिगेंड एक ही है, लिगेंड कितना है? एक, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाया? दो बनाया। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइडेंटेड नहीं, उसको पढ़ते हैं बाइडेंटेड। क्या बोलते हैं? इसका मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेंटेसिटी? डेंटेसिटी का मतलब होता है एनी पार्टिकुलर द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन लिगेंड, बाय व्हाट? वन लिगेंड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, एक मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ तो लीजिए। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मान लेते हैं कि कोई ऐसा लिगेंड है L1, ये पूरा मेरा एक ग्रुप है, राइट, समथिंग लाइक दिस, A B C, इन तीनों के पास लोन पेयर है, करेक्ट। और इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये पूरा मेरा एक ग्रुप था। मेरा लिगेंड का नाम क्या था? मेरा लिगेंड का नाम था ABC, राइट। ABC तीनों के पास लोन पेयर है। यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, राइट। तो इस लिगेंड का डेंटिसिटी कितना हुआ? इस लिगेंड का नाम क्या रहेगा? ट्राइडेंटेड। क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड। तो व्हाट द डिफरेंस? एक डिफरेंस बताइए तो कि मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट में क्या डिफरेंस है? तो सर मोनोडेंटेट का जो लिगेंड रहेगा वो मेटल के साथ रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बट जिसका डेंटिसिटी एक से ज़्यादा रहेगा वो अगर मोर देन वन, कोई भी लिगेंड अगर मोर देन वन डेंटिसिटी शो करेगा, मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो डैम श्योर सेंट्रल मेटल के साथ रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, हाँ या ना? रिंग। तो वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ रिंग का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। बोलिए, आप लोग जानते हैं टर्म चिलेशन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं कहीं पे ऐसा एक टर्म यूज किया है, चिलेशन, साइक्लाइजेशन, राइट। इसका मतलब है कि किस टाइप का लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे? वैसा लिगेंड जिसका डेंटिसिटी एक से ज़्यादा रहेगा, उसका नाम क्या? चिलेटिंग, सिलेटिंग नहीं भाई, चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड। तो अनवाइड मीनिंग ऑफ चिलेशन, साइक्लाइजेशन। चिलेशन का मतलब साइक्लाइजेशन, करेक्ट है ना? तो अब समझ में आ गया कि दिस टाइप ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस है कि हाँ अलग डिफिनेशन रहेगा। वैसा लिगेंड जिसका डेंटिसिटी एक से ज़्यादा रहेगा, डैम श्योर वो साइक्लाइजेशन करेगा। तो जिसका डेंटिसिटी 2 रहेगा वो कितना रिंग बनाएगा? और जिसका डेंसिटी 3 रहेगा वो 2 रिंग बनाएगा, और 4 रहेगा तो 3 रिंग बनाएगा ऑब्वियसली, राइट। और 5 रहेगा तो सब पे एक एग्जाम्पल लूँगा। ये देख रहे हैं ना, आपके सामने है ना, जिसका डेंसिटी 2 है वो कितना रिंग बनाया? 1। जिसका 3 है वो कितना बनाया? 2। तो जिसका 4 रहेगा वो कितना बनाएगा? 3। और जिसका 5 रहेगा वो कितना बनाएगा? और जिसका 6 रहेगा वो कितना बनाएगा? 5, एक कम रहेगा, राइट। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। ऐसा बॉन्ड नहीं बनाएंगे स्टूडेंट। एक स्टूडेंट क्वेश्चन है कि सर ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही एटम के पास 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, तो ऐसा बॉन्ड पॉसिबल है? क्योंकि 2 गिवन एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो दोनों सिग्मा रहेगा या वन ऑफ देम सिग्मा अदर इज पाई। समझे रागिनी मिश्रा? इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। डाउट क्लियर हो गया? इनका डाउट समझ में आया? मैंने क्या बोला? समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे सर ऑक्सीजन है, कहानी ख़त्म कीजिए। तो ऐसा हम लोग करने से बचेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड बना दिए ना, तो 2 एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक ही सिग्मा रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? पाई रहेगा। सबको क्लियर हो गया बात?
और सबसे पहले बताइए डेंटिसिटी का मतलब क्लियर हुआ क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी? एग्जाम में 1 मार्क्स का डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय वन ऑफ द लिगेंड विथ सेंट्रल एटम इज कॉल्ड व्हाट? एक लाइन लिख लीजिए मेरे तरफ से। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by one of the ligand with central atom is called denticity. With central atom is called denticity of the ligand. साथ में एक ए भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ चिलेशन? बस इतना लिख आ जाइएगा एग्जाम में। साइक्लाइजेशन कुछ तो एक आध लाइन बनाना पड़ेगा। इज आर दी इफ एनी ड्यू टू एनी लिगेंड इफ देयर इज अ रिंग फॉर्म विथ सेंट्रल एटम then it is called what? Chelation. Or this event happened only by which type of ligand whose denticity is more than 1. तो जो मैंने बोला उसको खुद से ट्रांसलेट करके लिख पाएंगे? मैं लिखवाता हूँ। If any ligand form a ring with central metal देन क्या शुरू से बोली तो मैंने क्या बोला? इफ एनी लिगेंड फॉर्म ए रिंग विथ सेंट्रल मेटल देन इट इज कॉल्ड चिलेशन और साइक्लाइजेशन एंड इट हैपेंस ओनली व्हेन denticity of ligand is more than 1. And it happens only when denticity of ligand is more than 1. And these type of ligand are called chelating ligand. And these type of ligand are called chelating ligand. तो क्या इसका डिफिनेशन लिखने का मतलब है या आप लोग को समझ में आ जाएगा? मोनोडेंटेट का मतलब वो लिगेंड सेंट्रल मेटल का कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 1 बनाएगा। बस एग्जांपल देने से तो काम चल जाएगा एवरीवन। F माइनस Cl माइनस Br माइनस H2O NH3 Cl माइनस NO2 माइनस OH माइनस CO NO कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर पी लिखा रहेगा मतलब पिरिडिन मानिएगा। पी का मतलब क्या मानिएगा? लिख लीजिए एटसेट्रा। ये सब मोनोडेंटेट का मोस्ट कॉमन लिगेंड है। ये सब मोनोडेंटेट का मोस्ट कॉमन लिगेंड मोस्टली यही आता रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा? F माइनस Cl माइनस Br माइनस। जनरली आयोडीन को मैंने नहीं ले रहा हूँ, बोले क्यों? ऐसा आयोडीन कहीं भी आ सकता है। आयोडीन बहुत बल्कि ग्रुप है, तो वो एक ही एटम से अगर 4 या 5 आयोडीन जुड़ेगा तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए वहाँ से हम लोग बच रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। नेचुरल रिएजेंट K4HgI4 राइट, बट जनरली हम लोग आयोडीन अगर किसी छोटा मेटल से किसी छोटे सा सेंट्रल मेटल से अब 4 आयोडीन जुड़ा हुआ रहेगा तो नहीं लगता कि उस आयोडीन के बीच में आपस में स्टेरिक रिपल्सन रहेगा। तो 4 आयोडीन अगर जुड़ेगा भी तो उसके लिए मेटल भी बड़ा क्या रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए। एनीवे, तो ये हो गया मोस्ट कॉमन मोनोडेंटेट। अब लिखिए बाइडेंटेट। डिफिनेशन तो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है,
एक लाइन का डिफिनेशन है कि कोई भी लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसका दो तरफ से लोन पेयर डोनेट करेगा। चलिए भाई, ये बहुत कॉमन है, EN। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मिथाइलिन, आज सुबह क्लास में पढ़ाया था ना मिथाइलिन। मिथाइलिन का मतलब कौन सा यूनिट? CH2। वैसे ही भाई CH2 ऐसे CH2 क्या पढ़ते हैं? इथाइल। तो CH2 क्या पढ़ेंगे? इथाइलिन, राइट। तो NH2 ये बहुत कॉमन है, CH2 NH2, राइट। तो ये हो गया एमाइन। एमाइन कितना एमाइन? 2। और ये क्या है? इथाइलिन। तो EN का मतलब ये होता है, इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई एमाइन, करेक्ट। और यहाँ पे लोन पे डोनेट कहाँ से करेगा? यहाँ से करेगा, इस नाइट्रोजन से और इस नाइट्रोजन से, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में PN लिखा रहता है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 डिग्री एमाइन का तो नोमेनक्लेचर जानते हैं ना। क्या इसको ये लिख सकते हैं? 1 2 देख, तो मैंने इसे लिखा ऐसे, प्रोपेनामाइन लिखते हैं, अल्केनामाइन, और यहाँ पे क्लिक कर लिखेंगे 1 2 प्रोपेन डाइएमाइन। शॉर्टकट में क्या रहेगा? PN। तो EN बहुत फेमस है, बट ये ज़्यादा फेमस नहीं, बट इसको भी याद रखिएगा। PN का मतलब दिस वन, ओके। इसमें कहाँ से डोनेट करेगा? यहाँ से डोनेट करेगा और यहाँ से डोनेट करेगा। यहाँ देखिए, ये कौन सा आयन है? बोलिए, ऑक्जेलेट। कौन सा आयन? कहाँ से डोनेट करेगा भाई? इसको अगर मैं बाइडेंटेट बोल रहा हूँ तो यहाँ का से डोनेट करना चाहेंगे या यहाँ से डोनेट करना चाहेंगे? निगेटिव से। यहाँ पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। तो ऑक्जेलेट ट्रीटेड एज व्हाट? बाइडेंटेट। अभी देखिए तो अभी सही है। तो देखिए, यहां से डोनेट करेंगे और यहां से डोनेट करेंगे, तो ऑक्जेलेट को कैसा ट्रीट करेंगे? बाइडेंटेट। और उसका डोनेटिंग जगह कहां रहेगा? O माइनस। यहां देखिए CO3 2 माइनस, यह हो गया कार्बोनेट। इसका स्ट्रक्चर, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? C डबल बॉन्ड O माइनस। और अगर इसको हम लोग बाइडेंटेट में, अभी सारा एक मिनट, सारा एग्जाम्पल बाइडेंटेट का ले रहा हूं, तो इसका डोनेटिंग जगह कहां से रहेगा? कहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? O माइनस। यहां से डोनेट करेगा और यहां से डोनेट करेगा, ठीक है। बट इसमें मोस्ट फेमस जो एग्जाम्पल है भाई वो है EN, याद कर लीजिएगा। तो EN का फुल फॉर्म इथाइलिन डाइएमाइन। चलिए, बाई PY का मतलब क्या? यस, स्ट्रक्चर लिखिए, भूल जाइएगा। यहां से डोनेट कर सकता और यहां से डोनेट कर सकता है, ठीक है।
देखिए भाई, क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तब पता चलेगा कि कैसे वो लोग शॉर्टकट में नोमेनक्लेचर में दिया हुआ है। शॉर्टकट में वो लोग सिर्फ GLY लिख देंगे और आप खोजते रह जाए कि GLY का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है, ये है GLY, इसका मतलब इसका नाम है ग्लाइसिनेट आयन। कौन सा आयन? इसको रट जाइएगा, लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा? ग्लाइसिनेट नहीं, सिर्फ GLY लिखा रहेगा। EN के बदले पूरा स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ EN लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? EN क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल लिगेंड है? न्यूट्रल था ना, क्या है? तो ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। EN का स्ट्रक्चर नहीं जानते रहेंगे तो EN के बदले कितना लेना है? 0 लेना है या +1 लेना है, -1 नहीं पता चलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर जान, जैसे ग्लाइसिनेट आयन, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के टाइम पे GLY के बदले कितना लेंगे? -1। इसका ओवरऑल चार्ज कितना है? -1। और अगर इसको बाई डेंटेट में काउंट कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ से डोनेट करेंगे? यहाँ से डोनेट करेंगे और यहाँ से डोनेट करेंगे। समझ में आ गया? करेक्ट। जो स्ट्रक्चर का अगर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। इसके बदले स्टूडेंट सिर्फ DMG लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? DMG। इसका फुल फॉर्म है डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेट आयन। ये पूछा हुआ है शायद 16 से 20 के बीच में कभी न कभी आया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ था DMG। तो DMG का आपको फुल फॉर्म जानना पड़ेगा, DMG का स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो DMG का स्ट्रक्चर आज के बाद प्लीज़ इसको रट जाइएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रटना ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ DMG, राइट। ऐसा किस में काउंट कर रहे हैं? बाइडेंटेट में। तो मोटा मोटी कहाँ से डोनेट करने का चांस है? यहाँ से डोनेट करेगा और यहाँ से डोनेट करेगा, ठीक है। शॉर्टकट में DM, इसको क्या पढ़ेंगे? DMG। वैसे GLY का मतलब ग्लाइसिनेट, ग्लॉक्सीमेट नहीं, ग्लाइसिनेट। याद रहेगा? चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर में या ज्योमेट्री के टाइम पे पूरा स्ट्रक्चर लिगेंड का नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वहाँ पे लिगेंड में DMG लिखा रहेगा। और आपको DMG का मतलब समझना है, और उसका मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो इम्पोर्टेंस कहाँ रहेगा तो आगे का क्लास में आपको पता चलेगा कि मैं कैटेगराइज करूँगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, राइट। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में जब तक आपका इसका स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि नाइट्रोजन और कार्बन के थ्रू अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो जनरली उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काउंट करते हैं। वजह आप जानते भी हैं कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहना बहुत बड़ी बात है, राइट। तो कार्बन पे अगर नेगेटिव रहेगा तो उसका डोनेटिंग पावर इज वेरी हाई। तो उस टाइम पे आपको स्ट्रॉन्ग और वीक और प्लस कहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इट इज ऑल्सो वेरी मच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। बट अभी फर्स्ट क्लास है, तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चला किसके थ्रू डोनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई न्यूट्रल नाइट्रोजन है, एक कोई O- है, किसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली O- का। जब ऑक्सीजन पर निगेटिव आ गया तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या हो गया? कम हो गया। तो स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी पता चलेगा। इसलिए प्लीज़ जो बोल रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर तो सबको पता रहेगा, साइनाइड का थोड़ा आपको रटना है, नहीं पता रहेगा। Cn- कार्बन पे नेगेटिव, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का किसके थ्रू डोनेट करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर कोई आपसे पूछेगा भाई किसके थ्रू डोनेट करेंगे, ये आपको नहीं पता इसका स्ट्रक्चर, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए, राइट।
कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इसके थ्रू डोनेट करेगा, तो इसका आपको एफर्ट नहीं लगाना है, एफर्ट लगाना है जो अनयूजुअल है, जो याद नहीं रख सकता है। उसमें मोटा मोटी 2-3 ही आया ना। पी वाई का मतलब प्रिडिन, बाई पी वाई का मतलब डाईप्रिडिन, फिर ई एन का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, डी एम जी का मतलब डाईमिथाइल, इसको रटिएगा क्योंकि जेई में आ गया, अब नीट में आने का चांस रहेगा, ग्लॉक्सीमेट, और जी एल वाई का मतलब ग्लाइसिनेट। तो इस स्ट्रक्चर को 2-4 बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। PtCl2En, अब 1 मिनट रुकिए, एक एग्जाम्पल दे दिए। अब जनरल एक मिथ है जो मिसकॉन्सेप्शन, ड्रॉपर बैच का ध्यान सुनिएगा। जनरली जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहाँ देखिएगा रूबियल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी रहता है कि नंबर ऑफ लिगेंड अटैच विथ सेंट्रल मेटल, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच विथ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, जो कि सही नहीं है। एक्चुअली मेन डिफरेंशन है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ लिगेंड या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल लिगेंड तो भाई यहाँ पे 3 ही है ना, Cl2 तो क्लोरीन अलग है, राइट, तो 2 इसका हो गया, एक इसका हो गया। देन हाउ मेनी लिगेंड अटैच, क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी लिगेंड अटैच विथ सेंट्रल मेटल, 3। अब पूछा जाएगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, 4 है, क्योंकि कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, 2 ये बनाएगा और इसके अंदर इसका डेंसिटी कितना है, 2 है, तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या 2 बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 3 बोले या 4 बोले। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए नंबर ऑफ लिगेंड काउंट करना है या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करना है, व्हाट द मेन की पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, करेक्ट। इसको एक लाइन लिख लिया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, number of coordinate bond, number of coordinate bond formed by central metal is called coordination number of that central metal. तो बोलिए इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए एवरीवन, क्या मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय एनी सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल, करेक्ट। ये सॉल्ट है क्या, सॉल्ट के लिए भाई कटायन और अनायन दोनों चाहिए ना, यहाँ पे इस पर चार्ज है, यही मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इज इट कंपल्सरी ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सॉल्ट होने के लिए कटायन भी चाहिए और अनायन भी चाहिए। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम बताइए, 3 बोले या 4 बोले, 4, लिगेंड तो 3 ही है बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4। ये तभी आंसर दे पाए ना साहब जब आपको इसका डेंसिटी पता था, डेंसिटी ही पता, ईएन का मतलब ही पता नहीं रहता, एग्जाम में आप चले जाते हैं, मतलब आज का क्लास नहीं करते और डायरेक्ट नीट का एग्जाम बैठ जाते हैं, ईएन का मतलब जानते ही नहीं, तब आपको तो बस ये ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गए कि अच्छा जितना लिगेंड अटैच रहेगा वही कोऑर्डिनेशन में रहेगा, राइट, तब तो आपका आंसर 3 रहता, करेक्ट आंसर क्या रहेगा 4। बट ये बात तब जान पाए जब हम लोग ईएन का दिमाग में आया और स्ट्रक्चर भी ईएन का पता है, ओके NH2 CH2 CH2 NH2, राइट। बट भाई ये बहुत कॉमन है, ईएन जो है कोई भी टीचर पढ़ाएंगे तो ईएन का नाम लेंगे ही लेंगे, मोस्ट कॉमन है बाइडेंटेट में, मोस्ट में भी मोस्ट कॉमन, राइट, इथाइलिन डाइअमाइन। और ऑक्सीडेशन नंबर पता है इस प्लेटिनम का कितना है, नहीं पता है तो x मानेंगे, तो क्या रहेगा x प्लस -2, आईएन के बदले कितना 0 इक्वल टू व्हाट 0, तो x इक्वल टू व्हाट +2, तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना है। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन बोला है कम सेट करना है,
और ये भी बोला गया है कि कोशिश की जाए कि एक रेडॉक्स का भी क्वेश्चन दे दीजिए। तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देना पसंद करूँगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर में बिना सेंट्रल मेटल का ऑक्सीजन नंबर बताए हुए उसका नाम पूरा नहीं होता है। हर नाम में उसको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीजन नंबर लिखना रहता है। तो नहीं तो नॉमेनक्लेचर के अंदर रेडॉक्स का क्वेश्चन आ गया, जहाँ पे नॉमेनक्लेचर में अगर है ना, ड्रॉपर बच्चे जानते होंगे कि नॉमेनक्लेचर में उसका ऑक्सीजन नंबर लिखना पड़ता है, राइट। इसका मतलब नॉमेनक्लेचर के अंदर ही क्या चेक हो गया, हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑक्सीजन नंबर। चलिए इसका स्ट्रक्चर जहाँ पर रफली, अभी आप ज्योमेट्री को भूल जाइए, इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसमें कितना रिंग बना होगा। देखिए स्टूडेंट, मुझे इसका ज्योमेट्री पता है इसलिए मैं सही से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलकर आपको भी पता हो जाएगा। प्लैटिनम से डायरेक्टली कितना आइटम अटैच है, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे ये मेरा रटा हुआ है, और आप लोग भी जब खत्म होगा तो आप लोग भी रट लीजिएगा। प्लैटिनम 2+ ऑलवेज स्क्वायर प्लेनार बनाता है। ऑलवेज क्या बनाता है, मतलब आप लोग भी बाद में रट लीजिएगा। इसलिए मैंने इसको एक स्क्वायर बनाने का कोशिश किया है, इन चारों को। हालांकि बन नहीं पाया, लेकिन स्क्वायर ही रहता है, ठीक है। ये पूरा मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनार नहीं है, प्लैटिनम से जो डायरेक्टली अटैच है, राइट। जो डायरेक्टली अटैच है वो किस में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा। क्या बना कर रहेगा, स्क्वायर। तो बोलिए हाउ मेनी रिंग आर फॉर्म, रिंग तो एक ही बनेगा ना। और कितना मेंबर का रिंग रहेगा, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग रहेगा, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब लिखिए ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड अब एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, खासकर बोर्ड वाले बच्चों के लिए। कोई भी अगर एक आ जाए, राइट डाउन वन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइडेंटेट या बाइडेंटेट या टेट्राडेंटेट। एक तो आप लिख कर आ ही सकते हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना, जैसे मुझे नहीं याद आ रहा है ट्राइडेंटेट, एक लिख के आ जाइएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, करेक्ट। 1 2, अब बोलिए टेट्रा का पूछा जाता और आपको कुछ भी याद नहीं है, सर एक और यहाँ पे बढ़ा देंगे, NH कर देंगे, CH2 CH2 NH2। तो इसका नाम क्या होगा, पहले लिख रहे थे इथाइलिन डाइअमाइन, अब यहाँ पे इथाइलिन कितना, 2 ना, तो क्या लिखेंगे, डाई इथाइलिन ट्राइएमाइन। इसी को शॉर्टकट में भाई डाई-EN लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, डाई-EN, करेक्ट। तो टेट्रा के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई इथाइलिन टेट्राइमाइन, ट्राई-EN लिखेंगे, राइट। लिख लीजिए। तो एक एग्जाम्पल तो आपके पास है पेंटाडेंटेट, लिख लेंगे, क्या रहेगा, पेंटाडेंटेट के लिए टेट्राइएन लिखेंगे, कितना लिखेंगे, और हेक्साडेंटेट के लिए पेंटाइएन लिखेंगे। ओके, कोशिश की तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं, बस एक मोटा मोटी रफली। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम, तो सही है, +2। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम, लिगेंड तो 2 है बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बोलिए क्यों। 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए बनाएगा, एक कितना बनाएगा, अकेले 3 बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहलाएगा, 4। कोशिश कीजिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का।
4 -1 माइनस है ना, इसका x मान लीजिए, x -1 इक्वल टू -1, इसका 0 लेंगे ना स्टूडेंट पूरे का। ओह सॉरी स्टूडेंट, +1 देखिए NH2 NH मैंने सजा लिया। एग्जाम में लिखेगा तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, करेक्ट है ना। और अगर पहले से आपको पता है, बाद में पता हो जाएगा कि इसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार होता है, तो इसको मैं 3 स्क्वायर का 3 एक वर्टिकल बना दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। देन हाउ मेनी चिलेशन, हाउ मेनी सर्कुलेशन, 2। तो ट्राइडेंटेड कितना रिंग बनाएगा, 2 रिंग बनाएगा, सही है ना। चलिए स्टूडेंट, टेट्राडेंटेड लिगेंड, एक एग्जांपल लिखिए। एक एग्जांपल तो आपके पास ही है, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, इसको क्या पढ़िएगा, ट्राई लिख लीजिए, भूल जाइएगा, इथाइलिन टेट्रा एमाइड। और शॉर्टकट में क्या लिखा रहेगा, ट्राई एन। इसका एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे लिगेंड, हाउ मेनी लिगेंड अटैच विथ प्लैटिनम, आंसर इज 1, बट व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देख दो स्टूडेंट, सही है। और चार्ज कितना है, कितना रिंग बना है। तो एग्जाम में अगर ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का आएगा तो हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा बढ़िया से। एक एग्जाम्पल तो आप ही लोग को पता है, लिख लीजिए, बिल्कुल बोर नहीं फील करना है, वही बचा के रखेगा। टेट्राइन पेंटाएमाइन नहीं, मैं सिर्फ ए नाम लिख दूं, नाइट्रोजन कितना रहेगा, 5 ना,
इथाइलिन कितना रहेगा 4। स्ट्रक्चर लिखिए, इंपॉर्टेंट है। बोलिए इथाइलिन कितना 1, एक ही है ना CH2 इथाइलिन 1 हो गया। नाइट्रोजन कितना 2, डाइअमाइन, और एसिटिक एसिड कितना है, एसिटिक एसिड का ग्रुप 3। तो इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटिक एसिड। ये तो नाम आप लोग डैम श्योर जानते होंगे, बहुत फेमस है। जैसे ईएन फेमस है वैसे ही, बट इस पे आएंगे जस्ट अभी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5। Then how many sides for donating the pair of electron? 5. That's why it is called what? Pentadentate. इसका नाम है, लिख लीजिएगा, इथाइलिन डाइएमाइन ट्राई एसीटो एक मिनट, ऐसे मुझे बोलना चाहिए था एसीटेट। एसीटिक का आयन का इसका नाम क्या रहता है भाई, यहाँ देखिएगा, जनरली इसको आप पढ़ते क्या है, सोडियम एसीटेट। तो दिस पार्ट और व्हाट, एसीटेट आयन, कौन सा आयन, एसीटेट। बट जब उसका लिगेंड का नाम लिखते हैं, आज जाकर लिखिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। तो ई को हटा के ओ लगा देते हैं, दैट्स इज कॉल्ड एसीटेटो। क्या पढ़ेंगे, ट्राई एसीटेटो एज ए लिगेंड। एज ए लिगेंड क्या पढ़ते हैं, एसीटेटो। हाँ देखिए अभी सही है। तो ऐसे इसका नाम रहता सोडियम एसीटेट, तो इस आयन का नाम एसीटेट। बट एज ए लिगेंड जब देखेंगे तो बाद में पढ़ाएंगे आपको ई रिप्लेस्ड बाय ओ, तो क्या हो जाएगा, एसीटेटो। दैट्स वाई मैंने इसका नाम क्या लिखा, इथाइलिन डाइएमाइन और ट्राई एसीटेट होना चाहिए था, पर इसको मैंने क्या पढ़ दिया, ट्राई एसीटेटो। करेक्ट। तो एक्चुअली दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, पेंटाडेंटेट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, लिखिएगा। यह स्ट्रक्चर बहुत आसान है, याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड में आया ना है, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब लिखिए हेक्साडेंटेट। अच्छा ऐसे व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट, एग्जैक्टली आपने सही बोला है।
जैसे पहले हम लोग गांव में पढ़ते रहते थे, अभी भी बहुत सारा चीज़ मैं टर्म बोलता हूँ ऐसे, वो एक्चुअली गांव वाला ही लैंग्वेज आ जाता है। अभी अगर उसको सच में सही से सोचते हैं तो नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। जो होता है ना रिंच, नट बोल्ट खोलने के लिए रेंच, तो पहले मैं हम लोग बोलते थे स्लाइस रिंच, या कुछ और भी गांव में जो बोला जाता है वहाँ तो अलग अलग टर्म्स बोला जाता है ना भाई। कार्नर, कॉर्नर को तो हाँ यूपी में जाएगा तो कॉर्नर नहीं बुलाता है, कार्नर। तो एक फर्स्ट टाइम मैंने सुना कार्नर क्या है, अच्छा कॉर्नर। मेरा तो मैं तो सही जगह पे हूँ, सही बोल पाता हूँ, कम से कम कुछ तो सही बोलते हैं। सब तो कंपेरिजन है, रिलेटिव चीज़ है ऊपर नीचे का। तो एक्चुअली एक स्लाइड रिंच होता है, स्लाइड जो स्लाइड करता है, उसमें हर टाइप का नट बोल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ही फ्लैक्सी डेंटेट में क्या होता है, जिसका डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल है, समटाइम्स डाइडेंटेट है, समटाइम्स मोनोडेंटेट हो रहा है। किसी मेटल के साथ उसका डेंटिसिटी 2 है, किसी का 1 है, तो उसका डेंटिसिटी फिक्स है या वेरिएबल है, फ्लेक्सिबल है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लैक्सी डेंटेट। एक मिनट, व्हाट द मीनिंग ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड? तो एम्बिडेंट टर्म आपके लिए नया है या हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल में, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब है कि किसी ग्रुप में 2 ऐसा आइटम है जिसके पास लोन पेयर है, कभी इधर से डोनेट करता है, हो सकता है NO2, कभी डोनेटेड थ्रू नाइट्रोजन, कभी डोनेटेड थ्रू ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट। ठीक है, एनीवे लेकिन सबसे पहले तो आप लोग हेक्साडेंटेट का एक एग्जांपल तो आप लोग लिखिए, दूसरा मैं लिखूंगा। वो एग्जांपल लिख पाएंगे? NH2 CH2 CH2, तो कितना बार CH2? 5 बार। नाइट्रोजन कितना आएगा? 6 बार। मतलब पेंटा इथाइलिन हेक्सा एमाइन। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म तो हाँ पेंटा EN ही लिखना पड़ेगा, उपाय नहीं पेंटा EN। और एक जो अभी लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज़ इस स्ट्रक्चर को रट। कौन कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। DMG रट लीजिएगा 2-4 बार लिखकर, GLY रट लीजिएगा क्योंकि ये सब आपको याद रहेगा नहीं, EN रट लीजिएगा, और एक बार EN रटा हुआ तो फिर वहाँ से आगे आप बढ़ सकते हैं। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो। IC को शॉर्टकट में भाई पढ़ते हैं EDTA। E स्टैंड फॉर इथाइलिन, D स्टैंड फॉर डाइमाइन, T स्टैंड फॉर टेट्रा, A स्टैंड फॉर एसीटेटो। इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। इसका डेंसिटी कितना, बट इसका सम टाइम्स, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, जब फ्लैक्सी डेंटेट नेक्स्ट क्लास में लेंगे ना, इसका डेंसिटी सम टाइम्स 6 भी होता है और 4 भी होता है, 6 भी होता है और 4 भी होता है। बट 6 होने का चांस कहाँ से रहेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, करेक्ट है ना। यह स्ट्रक्चर आज के बाद याद रहेगा। और इसमें जब एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो एक्चुअली ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिजॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जिस भी आयंस की वजह से होता है उस आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है, करेक्ट। इस बाई आयन एक्सचेंज मेथड तो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है।
और देखिए आपके सिलेबस में मैक्सिमम डेंसिटी 6 तक ही पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? और जिसका डेंसिटी 6 है उसका 2 एग्जाम्पल तो आपके हाथ में है, एक तो मोस्ट कॉमन और दूसरा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आप बस एक काम कीजिएगा, 2 पेज समझते हैं ना, इधर इधर मिलाकर, या 2.5 पेज छोड़कर आज जो मैं शेयर किया हूँ उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ये सपोज करके स्टार्ट क्लास करूँगा कि वो सारा चीज़ आप जानते हैं, और सर्टेन रूल है, वो चीज़ मुझे भी डिक्टेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, लिखिए 1 लाइन, लिखिए 1 लाइन, और ऐसे हो जाएगा 10 लाइन, तो इसलिए प्लीज़ आप ही लिख के आइएगा। लेकिन मैं पीछे से पूछूंगा क्योंकि उसमें से बीच में से मेरा ये जो रहेगा नॉमेनक्लेचर में, मैं सपोज रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है, रट के आए हैं। ठीक है, तो बढ़िया से लिख के आइएगा। कितना पेज छोड़ने के बाद? 2.5। आज लिखना है, आज फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट किया। थैंक यू एवरीवन।